हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस चल रही है। इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस चल रही है एंड हम लोग स्टैटिक पोर्शन जो है वो ख़त्म कर चुके हैं एंड आज का जो पोर्शन है वो करंट पे रहने वाला है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए या टेस्ट चाहिए कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप जेके सिविल सर्विसेज ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक देना चाहूँगी पिछले चैप्टर का आइडिया कि हमने क्या किया था, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हर एक वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था एंड फिर हमने एनडीपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने ग्रॉस और नेट के बारे में डिफरेंस जो है वो देखा था एंड हमने जीडीपी जो है उसको हम किस किस हिसाब से मेजर कर सकते हैं वो देखा था। मेथड्स देखे थे इसकी, जैसे इनकम मेथड देखा था, वैल्यू एडिशन मेथड देखा था, एक्सपेंडिचर मेथड देखा था। ठीक है, ये सारा देखा था और हमने क्या किए थे, कुछ फॉर्मूले यूज़ किए थे। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए विदाउट डू आज का जो है पोर्शन शुरू करते हैं। देखिए, इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी एंड 3rd लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। हमारे पास जीडीपी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल, एक होती है कांस्टेंट। ओके, नॉमिनल जो होती है वो होती है करंट ईयर के हिसाब से। करंट ईयर के हिसाब से जितनी भी जीडीपी है, मान लीजिए हमने 10 प्रोडक्ट बनाए एंड 10 प्रोडक्ट का कितना वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू 1000 रुपया, तो हमारा जीडीपी है 1000 रुपया। लेकिन कांस्टेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 10 प्रोडक्ट बनाए, 10 प्रोडक्ट का अभी कितना वैल्यू है 1000 रुपया, लेकिन पिछले एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर मान लीजिए 2010 में, अभी 2022 चल रहा है, 2022 में इन 10 प्रोडक्ट्स का वैल्यू 1000 है, लेकिन 2010 में इन 10 प्रोडक्ट्स का प्राइस मॉनेटरी वैल्यू कितना था, 500 रुपये था। तो हम क्या बोलते हैं, हम जीडीपी जो है हम इस बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। हम बोलते हैं नहीं, इसका 500 ही है, जीडीपी जो है वो 500 है अगर हम कांस्टेंट जीडीपी लेकर चले। अगर हम नॉमिनल जीडीपी लेकर चले तो वो 1000 है। प्रोडक्ट सेम ही है, प्रोडक्ट आज भी वही है, परसों उस दिन भी वही थे, जब पिछली बार थे नॉमिनल की थी तब, आज भी नॉमिनल में भी वही है और बेस ईयर में भी प्रोडक्ट तो सेम ही है, कांस्टेंट में भी नॉमिनल में भी, बट प्राइसेस में डिफरेंस है। कांस्टेंट में हम लोग बेस ईयर के प्राइसेस को कंसिडर करते हैं, नॉमिनल में हम लोग करंट ईयर के प्राइसेस को करते हैं। तो करंट ईयर ऑब्वियसली महंगाई बढ़ी है तो करंट में जीडीपी ज़्यादा आएगी, और अगर हम कांस्टेंट में करेंगे तो जीडीपी कम आएगी। और ये जो नॉमिनल जीडीपी होती है ये एक फॉल्स आइडिया देता है हमें। एक्चुअल जीडीपी तो यही होता है, ये हमें फॉल्स आइडिया देता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक, अब देखिए जीडीपी 1000 क्यों आया, 500 आना चाहिए था। जो 500 एक्स्ट्रा है यहाँ पे वो इसलिए आया क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया गया है। दैट मीन्स वो इन्फ्लेशन की वजह से, वो डेवलपमेंट की वजह से नहीं है, वो इन्फ्लेशन की वजह से। तो जीडीपी ज़्यादा है और हम ज़्यादा डेवलप्ड है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जीडीपी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो ये हमें एक फॉल्स आइडिया दे रहा है कि कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है। कंट्री असल में ग्रो नहीं कर रही होती, बल्कि कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा होता है, उसकी वजह से जीडीपी हमें एक थोड़ा सा हाई मिलता है। असल में तो जीडीपी 500 ही है, समझ रहे हो आप, ये होता है कांस्टेंट और नॉमिनल में फ़र्क। तो अब देखिए वही बता रहा है कि अगर मैं नॉमिनल के हिसाब से देखूं, नॉमिनल जीडीपी को कंसिडर करूं, तो इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो है वो 5th नंबर पे आती है एंड 3rd लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स अगर इंडिया है और बाकी कंट्रीज़ है, तो अगर वो 10 रुपये में 2 चॉकलेट खरीद सकती है तो हम 10 रुपये में कितने चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन करना है कि हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी इनके हिसाब से, इनके कंपैरिजन में हम कितना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो उस हिसाब से इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट है और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए ऑन पर कैपिटा इनकम बेसिस, देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होती है। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम आपको समझा देती हूँ। पर कैपिटा इनकम होती है, ऐसा मान लीजिए, इसको हम बोलते हैं इनकम पर पर्सन।
ठीक, मतलब एक इंसान की इनकम कितनी है वो, दैट इज टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक, अगर टोटल जीडीपी है 300, पॉपुलेशन है कितनी, 100 लोग हैं, ठीक, जीडीपी है 300, तो हमारी टोटल पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी, 3 रुपये, 3 रुपीज़। दैट मीन्स हर एक इंसान जो है उसकी इनकम कितनी है, 3 रुपये। समझ लग गई, ये होती है पर कैपिटा इनकम। तो वही बता रहा है कि अगर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखा जाए, ऑन पर कैपिटा इनकम बेसिस इंडिया रैंक्स 142 और वो पर कैपिटा इनकम में मैंने जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन लिया था, तो ये जीडीपी कौन सा लिया था, नॉमिनल। ठीक, अगर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम निकालूं तो हमारी कंट्री जो है वो 142nd रैंक पे आती है एंड 128th बाय जीडीपी परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर देखूं जीडीपी तो फिर हमारी 128th रैंक पे आती है। परचेजिंग पावर पैरिटी का आपको याद नहीं रखना है, आपको 142nd याद रखना है। रैंक है किसकी, इंडिया की, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं और पर कैपिटा इनकम की बात करूं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड्स 14th लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड 21st लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। मतलब इंडिया से पहले 13 ऐसी कंट्रीज है जो क्या करती है, बेस्ट इंपोर्टर है, उसके बाद आती है इंडिया 14वें नंबर पे, एंड 21वें नंबर पे इंडिया आती है एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, एक्सपोर्ट करने में, समझ गए। इससे पहले 20 ऐसी कंट्रीज है जिनका एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा है, समझ गए, ये होती है चीज़। ओके, ये आपको समझ लग गई। ठीक है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी कितनी है। ठीक, अगर हमारी 1000 है नॉमिनल जीडीपी, हो सकता है हम 5th नंबर पे हैं, तो 4 ऐसी कंट्रीज़ है, 1 2 3 4 ऐसी, हो सकता है इनका 2000 हो, इसका 3000, ठीक है, इसका 4000, इसका 5000, उसके बाद हमारा 1000 है। मतलब हम 5वें नंबर पे हैं। ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, हम 5वें नंबर पे हैं नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। ठीक, एंड परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो 3rd लार्जेस्ट पे हैं। ठीक, और फिर अगर मैं किसके हिसाब से देखूं, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखूं, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मेरा 142nd रैंक आता है, इंडिया का 142nd रैंक आता है। और जब पर कैपिटा इनकम निकाली तब जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन निकाली थी, तो ये पर कैपिटा इनकम कौन सा पर कैपिटा इनकम है, जिसमें हमने नॉमिनल जीडीपी ली थी, तो इसमें हमारी कितनी रैंक है, 142nd। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखिए, इंडिया रैंक्स 63rd ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, जब आप लोग बिजनेस करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस में कुछ हर एक कंट्री की अपनी रूल्स होते हैं और कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने कोई बिजनेस खोला है, तो बोलेंगे पहले इस बिजनेस को क्या करो, रजिस्टर करो, फिर इस बिजनेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करो। ठीक है, प्रोसीजर जो है वो 1 मंथ तक लगेगा, तो 1 मंथ तक वेट करो, या कुछ आपको पैसा जो है वो भी पे करना पड़ेगा, वो करो। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो लोग उनके लिए बिजनेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कितना आसान है बिजनेस करना, उस बेसिस पे इंडिया 63rd रैंक करता है। ठीक, मीन्स 63rd रैंक करता है, दैट मीन्स 62 ऐसी कंट्रीज़ है जिनमें इंडिया से बेहतर या इजी है बिजनेस करना। ठीक, 62 ऐसी कंट्रीज है जिनमें बिजनेस करना इजी है एज कंपेयर टू इंडिया, फिर 63rd नंबर पे इंडिया आती है, समझ गए। अब है इंडिया रैंक्स 68th ऑन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। देखिए क्या होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ होती है, तो इनमें देखा जाता है कौन सी कंट्री बेस्ट है, तो फिर एक रिपोर्ट दी जाती है कि कौन सी कंट्री कितने नंबर पे आती है, किस कंट्री का कौन सा रैंक है। तो उसमें 68th रैंक है किसका, इंडिया का। उससे पहले 67 ऐसी कंट्रीज़ है जो हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। और ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, इसको कौन पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ओके। अब देखिए, इंडिया इज वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, contribute 3% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयज 57 मिलियन पीपल। क्या बोल रहे हैं कि अगर 100% हमारी ग्लोबली अगर 100% कितना है आउटपुट है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है, 100% मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें से
3% जो है, पूरे ग्लोब की 3% जो है मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? इंडिया करता है। ठीक है, समझ लग गए? 100% मैन्युफैक्चरिंग अगर टोटल लेकर चलूँ ग्लोब की, तो पूरे मतलब पूरे यूनिवर्स की, तो उसमें से सारी कंट्रीज़ को मिलाकर 100% है, उसमें से 3% सिर्फ और सिर्फ इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, विच इज़ अ गुड नंबर। ठीक है, विच इज़ अ गुड परसेंटेज। तो वही बोलता है कि 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है हम। हमसे पहले 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका रेशो हमसे ज़्यादा हो सकता है, उनके 4% हो, 8% हो, 9% हो, तो हम आते हैं 3% पे, मीन्स हम 5th नंबर पे आते हैं। हमसे पहले 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग में। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऑल्सो हम लोग 57 मिलियन लोगों को क्या करते हैं? एम्प्लॉय भी करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय भी करते हैं। कौन? इंडिया करता है। इंडिया करता है 57 मिलियन पीपल को ग्लोबली एम्प्लॉय। ओके, अब देखिए, द टैक्स बायोएंसी स्टूड एट अ हाइट ऑफ 1.9। देखिए क्या होता है टैक्स बायोएंसी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक सेकेंड, जो नेशनल इनकम है, ठीक, जो नेशनल इनकम है, मान लीजिए एक साल में वो प्रीवियस ईयर में वो कितनी थी और प्रेजेंट ईयर में वो कितनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कितनी थी? मान लीजिए 100 थी, अभी कितनी है? 200। ठीक, तो कितना इंक्रीज हुआ? 100 इंक्रीज हुआ। ऐसा मान लीजिए 100 रुपीज़ इंक्रीज हुआ। तो टैक्स जो हमने इस साल कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्शन कितनी है? 200 रुपये है। तो ये टैक्स कलेक्शन जो है ना 200 रुपये, दिस इज़ मोर देन नेशनल इनकम में जो इंक्रीज हुआ है। नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ था 100 रुपीज़, तो दिस इज मोर देन 100। तो जब टैक्स कलेक्शन जो है दैट इज मोर देन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, उसको बोला जाता है टैक्स बायोएंसी। टैक्स बायोएंसी यानी कि टैक्स फ्लोट कर गया, टैक्स ज़्यादा आ गया हमारे पास। ठीक है, टैक्स हमने ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं टैक्स बायोएंसी। तो टैक्स बायोएंसी की वैल्यू कितनी है? 1.9। ओके, टैक्स इज सेड टू बी बायोएंट when tax revenue increases more than the increase in the income। मतलब टैक्स कलेक्शन इज मोर देन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जो मैंने आपको बताया 200 इज मोर देन 100। समझ लग गए? ये चीज़ क्लियर आई होप हो गई होगी। अब देखिए जीडीपी बाय कंपोनेंट। अब देखिए हमने बोला था कि जीडीपी में जो है बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। अब अगर हम मान लीजिए हमारी जीडीपी है 100, अगर हमें निकालना हो, बोलेंगे कि जीडीपी निकालो, 100 है जो कि मतलब पहले मैंने बता दिया है, मान लीजिए 100 है जीडीपी, हमें बोलेंगे जीडीपी निकालो, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे हमने हाउस होल्ड में कितना कंज्यूम किया, हो सकता है 20 रुपये, हमने गवर्नमेंट कंजम्पशन कितना किया, 20 रुपये, इन्वेस्टमेंट कितना किया, 20 रुपये, एक्सपोर्ट्स कितने किए, 20 रुपये, एंड इम्पोर्ट्स कितने किए, 20 रुपये। तो जितना ये टोटल हमने एक्सपेंडिचर किया, मतलब इतना ही हमारे पास जीडीपी था, क्योंकि हमने इतना एक्सपेंडिचर किया तो इतना हमारे पास जीडीपी था, तो हमारे पास 100 था। ये हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू मेजर करना। ठीक है, तो अब देखिए जीडीपी बाय कंपोनेंट, अगर हम देखें कि जीडीपी जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन, जीडीपी का कितना पोर्शन हम हाउस होल्ड कंजम्पशन में लगाते हैं। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन में कितना पैसा हम लगाते हैं, तो 60.80% जो है वो तो कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन में ही जाता है। गवर्नमेंट कितना कंज्यूम करती है जीडीपी का? 12.1%। ठीक, इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं हम लोग अपने फिक्स्ड कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल क्या होता है वो बताऊंगी बाद में, पहले ये समझ लीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं फिक्स्ड कैपिटल में, 26.6%। ठीक, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कितना पैसा लगाते हैं, 18.7%। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में 19.1। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जीडीपी का सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगता है, 60.8%। 60.8% जो है हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन में ही हमारा पैसा सबसे ज़्यादा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है फिक्स्ड कैपिटल आया यहाँ पे एंड वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। देखिए फिक्स्ड फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स में आप देख सकते हैं हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, हमारे पास है मशीन, तो इनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। ठीक, बट
जैसे वेरिएबल फैक्टर्स है, जैसे लेबर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी को आप वेरी कर सकते हो, लेबर को आप वेरी कर सकते हो, जो भी हमारे लेबरर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम वेरी कर सकते हैं। कभी 10 लेबरर्स लगा दिए, कभी 15 लगा दिए, कभी 20, उनको हम वेरी कर सकते हैं। लेकिन लैंड जो है वो फिक्स्ड होती है, बिल्डिंग फिक्स्ड होती है, मशीन्स वगैरह फिक्स्ड होती हैं, तो उसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल में हमारा कितना पैसा जाता है, उसमें हमारा जाता है 26.6%, ठीक है, 26.6% जाता है फिक्स्ड कैपिटल में हमारा। अब देखिए, अब है जीडीपी कैलकुलेशन बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, देखिए जो एक्सपेंडिचर मेथड है ना, ऐसा मत देखिए, है तो ये खर्चा है, ठीक है, टोटल पैसा हम इसमें इतना खर्च करते हैं, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, उन्हीं खर्चे से, क्योंकि हमें जीडीपी निकालना है, तो उन्हीं खर्चे से हम फिर उसी खर्चे को ऐड करके हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जीडीपी 100 होगा। जब हम बोल रहे हैं ना हमारे पास यहाँ पे 100 खर्चा हो, तो हम बोलते हैं हमारे पास फिर जीडीपी 100 होगा, तभी तो हमने यहाँ पे 20 लगाया, ठीक है, समझ गए आप। ऐसे आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक। चलिए, अब है जीडीपी कैलकुलेशन बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन सब को ऐड करके, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, जब हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस करते हैं, उन सब को ऐड करके जो है एक्सपेंडिचर मेथड से हमें जीडीपी मिलती है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बोला, जब हम इन सब को, यहाँ पे भी मैंने आपको बोला कि इन सब को जब हम ऐड करेंगे वो 100 आएगा, तो वही हमारे पास जीडीपी आएगा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, करंट में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया, ठीक है। दूसरी क्या है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम 142nd में रैंक करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, आगे भी है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 14th लार्जेस्ट इंपोर्टर, 21st लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, 63rd रैंक करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ठीक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में 68th रैंक है, ठीक। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, उसको करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, ठीक। उसके बाद ग्लोब का 3% जो है मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, वो कौन करता है, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। और सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो किस में लगता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन में, ठीक। उसके बाद हमारे पास टैक्स बायोएंसी कितनी है, 1.9, एंड टैक्स बायोएंसी क्या होती है ये पता होनी चाहिए, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन, ठीक। दैट मीन्स लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन यानी कि कौन से ऑक्यूपेशन में कितने लेबर्स हैं, ठीक, कौन से ऑक्यूपेशन में कितने इंसान काम कर रहे हैं। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो देखिए एग्रीकल्चर में अगर हमारे पास 100% पॉपुलेशन है, उसमें से जो 42% पॉपुलेशन है, 42.6% वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 25.12% जो है वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, 32.28% सर्विसेज में इन्वॉल्व है, 7.83% अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज देखने को कितना मिला है, 7.83%, ठीक। तो ये आपको देखना है कि ये जो है एग्रीकल्चर, देखिए इसको अगर आप टोटल करेंगे, 8 2 10 हो गया, 6 7 6 के 7 8 9 10 हो गया, ठीक, 10 हो गया, ये हो गया 100%। ये 100% आ गया आपका। इस 100% में से 42.6 जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 25.12 जो है वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, 32.28 जो है वो सर्विसेज में इन्वॉल्व है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज अगर हम देखें हमारे कंट्री में कितना हो रहा है, तो 7.83% जो है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कितना है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है। इंडियाज जीडीपी इन 2021-22 इज एट 8.7%। अभी जो करंट जीडीपी है दैट इज़ 8.7%। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी जीडीपी है तो 8.7% है। एक्सपेक्टेड जो है दैट वाज 9.5%, लेकिन एक्सपेक्टेड इतने 9.5% को हम रीच नहीं कर पाए, हम लोगों ने 8.7% है हमारी अभी करंट जीडीपी, ठीक। अब देखिए अगर हम इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट यानी इसका 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22 इन 5 सालों में अगर हम देखें जीडीपी का क्या ग्रोथ रहा है तो क्या रहा है, देखिए 6.8% कब है, फाइनेंशियल ईयर
फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, ठीक है, 2017-18 में कितना रहा है जीडीपी? 6.8%। उसके बाद 18-19 में कितना रहा है? 6.5%, ठीक, थोड़ा सा कम हो गया प्रीवियस ईयर से, फिर और कम हो गया 3.7 रहा, कब? 19-20 में। 2021 में स्लोवेस्ट था, कितना? -6.6%। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कोविड था, अनएम्प्लॉयमेंट था बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा था, रेवेन्यू कुछ नहीं था हमारा, ठीक है, शॉप्स वगैरह बंद थी, मार्केट्स बंद थी, तो रेवेन्यू बिल्कुल डाउन चला गया था, तो -6.6% जो था वो हमारा जीडीपी था, एंड इट वाज द स्लोवेस्ट, ठीक, नेगेटिव में था। और अभी अगर हम देखें 22 का, फाइनेंशियल ईयर 22 का, दैट मीन्स 21 और 22 को देखा जाता है, ठीक, 22 मतलब 21 और 22 तक, तो ये 8.7% है, ठीक। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, डैट इज़ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक। अगर मैं 2022 का देखूँ तो 2022 मार्च 31 तक, कब से? 1 अप्रैल 2021 से, इसलिए हम क्या बोलते हैं? 21-22, ओके। एंड जब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, इसके आफ्टर 2 मंथ्स जो है आपको क्या मिलती है? जीडीपी की रिपोर्ट मिलती है, ठीक है, जीडीपी कितना है, क्या है, वो रिपोर्ट आपको मिल जाती है, ओके। तो मान लीजिए मार्च में कंप्लीट हुआ 2022 में, तो अप्रैल तो मई में हम लोगों को ये रिपोर्ट मिली थी कि 8.7 जो है दैट इज़ करंट जीडीपी, ओके। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए थोड़ा सा हमारा रिविजन कर लेते हैं हम लोग। हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज होती हैं, उनका यूज़ करके हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक। और हमने पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी होती क्या है, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं और बचे कुचे का सप्लाई करते हैं, ठीक। और फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ते थे, जिसमें हम लोग मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते थे, और हम मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते थे, ठीक। इसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता था और इसमें प्राइवेट का ज़्यादा रोल होता था, और इसमें बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का रोल होता था। इसकी एग्जाम्पल थी इंडिया, इसकी एग्जाम्पल थी यूएसए, और इसकी एग्जाम्पल थी क्यूबा प्लस नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, समझ गए आप। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1991 से पहले क्या सिनेरियो था और बाद में क्या सिनेरियो था। पहले क्या होता था? लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था कंपनी सेटअप करने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ? लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दी गई, ठीक। और जो तीन ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो पब्लिक के लिए रिजर्व रखी गई, वो कौन कौन सी है? रेलवेज, डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी, ठीक। तो ये जो 1991 है, इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, अपने कुछ नुकसान है। फ़ायदा ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है, इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हुआ, मींस हमारा स्किल्ड लेबर जो है वो अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहा था। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये था कि टैक्स क्योंकि हमने कम कर दिया तो रेवेन्यू हमारा कम हुआ, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन कम हुआ, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद प्रॉब्लम ये भी थी कि जो एग्रीकल्चर है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हेल्थ इश्यूज़ है, उन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जीडीपी के, हाँ, हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था और हमने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग एक्सपेंडिचर देखते हैं और रेवेन्यू देखते हैं, ठीक है। और इसमें हमने फिस्कल पॉलिसी अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने सरप्लस, डेफिसिट और स्टेबल इकोनॉमी की बात करी थी। आरबीआई में हमने इसका क्या पढ़ा था? एस्टैब्लिश कब हुआ? 1935 को। इसके रोल्स क्या हैं, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ बैंक फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो एंड फॉर अदर बैंक्स ऑल्सो, बाकी बैंक्स के लिए भी एज अ बैंकर का काम करता है, ठीक है। फिर हमने बोला था आरबीआई में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 21 मेंबर्स हैं। इसके बोर्ड्स जो हैं वो नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में एंड साउथ में। ये हो गया चेन्नई, ये हो गया कोलकाता, ये हो गया न्यू दिल्ली, और ये कहाँ पे है? दिस इज़ इन मुंबई, ठीक है। और हर एक का एक बोर्ड का मेंबर होता है जो कि आरबीआई के मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। और जो 21 मेंबर्स होते हैं उनमें ये 4 बोर्ड मेंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर हमने और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी आरबीआई, फिर हमने पढ़ा था जीडीपी, ठीक है। और
जीडीपी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी। और फिर हमने उसके बाद करंट इश्यूज़ पढ़े थे। ठीक है, करंट इश्यूज़ में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो जीडीपी है, करंट जीडीपी इंडिया की, दैट इज़ 8.7%। ठीक है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ देखें तो वो कितना है, दैट इज़ 7.3% या 7.8% है, 7.83%, दैट इज़ 7.83%। क्या, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़। ओके, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया जो है वो 142nd रैंक करता है, किसमें रैंक करता है 142nd, वो अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए। ठीक है, अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो उसमें वो 142nd जो है रैंक करता है, और वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर हम नॉमिनल जीडीपी को कंसिडर करें। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि टैक्स बायएंसी क्या होता है। ठीक है, टैक्स बायएंसी क्या होता है, जब टैक्स कलेक्शन क्या करे, एक्सीड करे किससे, जो इंक्रीज़ है हमारी नेशनल इनकम में, कितना इंक्रीज़ हुआ है, अगर उससे ज़्यादा हमने टैक्स कलेक्ट किया तो दैट इज़ टैक्स बायएंसी। और करंटली इसकी वैल्यू क्या है हमारे इंडिया में, 1.9। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि स्लोवेस्ट जीडीपी कब हुई थी, स्लोवेस्ट जीडीपी हुई थी 2021 में, और तब इसलिए हुई थी, कितनी हुई थी, -6.6%, और इसलिए हुई थी क्योंकि तब क्या चल रहा था, कोविड चल रहा था। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी। देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर एक चीज़ होती है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी है मेरे पास 300, रियल है मेरे पास 100, और यहाँ पे मेरे पास 100 है। ठीक है, इनटू तो 100 करना ही है, ये 100 कट हो गया तो जीडीपी डिफ्लेटर मेरे पास कितना आया, जीडीपी डिफ्लेटर मेरे पास आया कितना, 300 रुपीज़। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है एक्चुअली, मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है उनको भी कंसिडर करते हैं, और वो हमें फॉल्स आइडिया देती हैं कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, जबकि वो जीडीपी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी। ओके, तो ये जो 300 रुपीज़ वैल्यू आई है जीडीपी डिफ्लेटर की, इसका मतलब यही है कि कितनी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो जीडीपी है उसमें 300 रुपये ऐसा है जो हमें नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि वो 300 रुपये जीडीपी नहीं है, वो एक्चुअल में प्राइसेस इंक्रीज हुई है, वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन हुआ है, तो वो फॉल्स आइडिया है अगर हम उसको जीडीपी में कंसिडर करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए। और क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो दैट इज़ वन ऑफ योर टॉपिक्स। ठीक है, 20 टॉपिक्स में से वो एक टॉपिक है जीके के अंडर, तो उसमें से 1 या 2 मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको इन्हीं पे फोकस रखना है। ठीक है, ये आपको इन्हीं पे फोकस रखना है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और करंट जो है उसको ज़्यादा फोकस करना है, और करंट के साथ साथ जो मैंने आपको स्टैटिक पढ़ाया उसको भी फोकस करना है। ठीक है, नोट्स बनाइए और उन नोट्स को रोज़ रीड कीजिए। ठीक है, रोज़ रीड कीजिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना है इतने टॉपिक्स पे, क्योंकि 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स का आ सकता है, तो ज़्यादा सोर्सेज मत रखना ज़्यादा। ठीक है, एक सोर्स इनफ होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते जाओगे। एक ही सोर्स रखो, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको चीज़ें दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगी। ठीक है, फिर आपको भूलेगा नहीं एग्जाम में। ओके, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है इंडियन इकोनॉमी वो कंप्लीट होती है। 5 लेक्चर्स किए हैं हमने इसके। 4 लेक्चर्स में मैंने स्टैटिक पोर्शन आपको कंप्लीट करवाया है, एंड एक पोर्शन में मैंने आपको करंट पोर्शन जो है वो कंप्लीट करवाया है। तो आई होप आपको इकोनॉमी जो है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहे। थैंक यू।